इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की जमीन जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम पर भाड़े पट्टी साल के 500 रुपये किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जमीन हासिल की है, उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्त की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्याग्रह से ये काम करना कि 500 रुपये में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की ज़मीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडोली प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूँ, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी उनका, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है, इम्तियाज जलील ने किया है। तो दगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की, ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जारना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहाँ कहाँ इन्होंने मांडोली की, वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने कागज साथ में लाया हूँ, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूँ, ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 5 सीटें खरीद की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल उनसे पूछते हैं उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछते हैं मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं
करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नजदीक के साथी जावेद वहाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाली नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर ये फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनके बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे, और उसके बाद करीम कुरैशी साहब किया। अब आपको जो सवाल पूछना है एक एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो गई है, आने का वक्त भी हो रहा है। करीम साहब ने जो सपोर्ट किया है मतलब उनके शब्दों में बोलना चाहिए। देखो माइक देता है चुन फिकर का था माइक तो बोलने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा डिक्टेट होगी का सब। एक मिनट, एक मतलब एक का जवाब दूंगा मैं, आपका जवाब पैकिंग का जवाब दूंगा। आपका क्या कहना था? कोई जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते। जावेद साहब आप जवाब दो। तुमसे हाउ कैन दे इंसिस्ट यू? आप सपोर्ट किया इसलिए मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसे उनकी इधर से धोखाधड़ी मिली वैसे मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, 1 नंबर पे मेरा नाम था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हुआ वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इस्लाम था, डॉक्टर साहब को मैंने गिराया बोलता। आज इसलिए उनके साथ में मैं खाने को खाता खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप दोनों की लड़ाई अतुल सावे से है या इम्तियाज जलील से? आप दोनों की लड़ाई भाई, आप दोनों की लड़ाई अतुल सावे से है या इम्तियाज जलील से? हमारे सिर्फ एक ही से भाजपा से। अभी समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा दिल करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। जलील विरुद्ध जलील यांना कौन जलील यार, क्या बात कर रहे तुम? वो मांडोगी पे नहीं मैं आप सवाल करो की तुमची फक्त जलीलच्या विरोधातच असं म्हणून लढताय त्याला काय प्रश्न बाकीचे विषय नाही का? काय तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? ऐकून घ्या, मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करीत आहे आणि मी मतदार नोंदीचं फार मोठं काम केलेलं आहे। माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझं तिकीट कापलं आहे, म्हणून मला इम्तियाज जलीलबद्दल बोलावं लागणार। ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागणार आणि
आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे. आम्ही हे निवडणूक जिंकणार. डॉक्टर साहेब 97 डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं, त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहे. मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर असुदेव साहेबांना सुद्धा दिलेला आहे. मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितले आहे. मला माहीत आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला. मला माहीत आहे विधानसभामध्ये युती कशी तोडण्यात आली वंचित बहुजन आघाडीपासून. हे पार्लिमेंटचे 5 सीट कसं देण्यात आलं. ह्या सर्व गोष्टी मी पक्षश्रेष्ठींच्या समोर मांडलेले आहे. डॉक्टर साहब, इम्तियाज जलील साहब का स्टेटमेंट है कि नई सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी एमआई. अब ख्वाब देखने का अधिकार हर एक को है भाई. हम थोड़ी बोल सकते ख्वाब मत देखो. कलीम में फॉर्म वापस लेने वाले हैं. कलीम में क्या बोले मुंबई का क्या यहाँ से दिल्ली गए. उसके बाद कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया. इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए. फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की. अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की. वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है. उनके पास 45 खाता है, 125 एमएलए है. और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है. कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है. समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है. अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है. उन्होंने मुझे भी फोन किया. एमएम पार्टी कितने नंबर के रखता? अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है. अभी देना बहुत मुश्किल है. इस बात है कि आज की डेट में बिहार में 1 एमएलए है, महाराष्ट्र में 2, हैदराबाद में 7 एमएलए और 1 एमएलए, बाकी कॉर्पोरेशंस में है. एमआईएम का नंबर काफी नीचे है. अरे भाई, सब बातें तुमको बता दीजिए तो सामने वाले होशियार नहीं होंगे क्या? अरे भाई, तुम अस्पत पठान ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे यार? साहब, पूर्व में सबसे ज्यादा मुसलमानों को पैसे देकर टिकट फॉर्म बनाया गया. देखो, मैंने वही बताया. मैं एक बात मानता हूँ, जमहूरियत में हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है. अगर कोई उम्मीदवार आजाद रह रहता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उसकी गुजारिश को समझाऊं. ये बोलने का कि तू पैसे खा के खाएगा बहुत गलत बात है. तो मेरा ये कहना है कि तुमने जो 5 पार्लियामेंट के कैंडिडेट खड़े करे थे तो फिर हमने क्या बोला. मैं हर अपक्ष उम्मीदवार या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुसलमान है उसको हक है ना भाई. अगर उसको हक नहीं है तो तुम कौन होते उसका हक छीनने वाले. और मेरी अप्रोच ये है कि उनको जाके समझाना चाहिए, मनाना चाहिए. और इसके बावजूद भी अगर उनका मैसेज करें, जब एमआईएम पार्टी कुछ नहीं होते हुए पुणे में उम्मीदवार देगी, 807 वोट देगी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में देगी, तो उस वक्त ये तत्व वहां कहाँ गया था? मैंने नहीं कहा भाई, ये इम्तियाज जलील का कहना है. इम्तियाज जलील का कहना ऐसा रहता, हमने किए तो सब माफ, किसने कुछ किया तो भी पैसे खाया. खैर छोड़िए, ये बात उनकी जवाब. सीट दिए गए आपकी कार्यदर्श प्रदेश कार्यदर्श आपने विरोध नहीं किया या आपकी बात नहीं? क्या बोले? जब ये टिकट बांटे गए आप पद पे थे. देखो भाई, बहुत सारी चीजें कागज पे होती है, बहुत सारी चीजें अंदर से सेट होती है. हमको तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा वक्त भी हम पर आएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको 3 मिनट की बात भी नहीं कर सकेंगे. 21 सितंबर को मैं गया दारुसलाम, साहब की गाड़ी के पास खड़े के हाथ जोड़ के बोला, साहब मुझे 5 मिनट विधानसभा के बारे में बात करने का है. उन्होंने कहा
मैं स्कूल के फंक्शन को जागा, शाम में मुशायरे में आ जाऊँ, और हैदराबाद का मुशायरा तुमको मालूम नहीं होगा और दावत भी मालूम नहीं। वो क्या होता 10 बजे शुरू होता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप आपकी बात इससे पहले कर चुके और अभी भी हम लोग आपके कितना अन्याय है। मेरा पर्टिकुलर सवाल है, जब ये आपको पता है नहीं क्या ये डिसीजन मेकिंग आपने विरोध किया था या आपको मालूम नहीं? हमको पूछा ही नहीं गया, हमने विरोध भी किया था, मालूम भी नहीं। क्यों नहीं मालूम? ये फैसले कुछ इस अंदाज में किए गए कि हमको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो समझ गए थे फैसले ऐसे कर गए ये कि सब दरवाजे हमारे बंद करके बिक्री करने वाले थे। कांग्रेस में आपसे मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, क्या आपको इनके आने के लिए दूसरे समाज की वोटों की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? जब से हम आए बस मुस्लिम की बात चल रही है। नहीं, देखिए मुख्य जाहीरनामा क्या रहना? देखिए अभी कुछ जो क्लासेस है हमारे समाजवादी पार्टी के जो बहुत से एमपी है, हम उनको बुलाते हैं। MIM में जब मैं था दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर आदमी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। MIM में जिनसे पर्सनल रिलेशन थे वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 MP है, उसमें से कई OBC भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे, हम उनके माध्यम से उस बेड पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली मना रहे थे, हम उनके पास इंशाअल्लाह कल परसों से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है। हम बाजा बजा रहे हैं, दूसरे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निबंधों की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूपरेखा बनेगी। उसके इंतजार में तो बैठे यार, तुम भी बैठे क्या? आपका क्या कहना है? मनोज जहांगीर की लिस्ट में आपका भी नाम नहीं था। भाई हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया है। हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज आदरणीय मनोज जहांगीर साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या आता है उसका भी इंतजार है। वो इंतजार आपको सबको है, मुझको भी है। सर, महाविकास आघाडीचा समाजवादी पार्टी आहे आणि महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट शेवाळे आहेत पूर्वमध्ये, तुम्ही पण स्वतंत्र लढताय। आपके मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उपाठा के अध्यक्ष है, उनका नाम भी याद ही नहीं है। और पांडुरंग तायरे पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में है, यानी ये भी फॉर्म दिया गया है। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी के जो हिस्से हैं उनमें फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है। सिद्दीकी साहब, एक प्रश्न आपके लिए, आप MIM के खिलाफ हो या समाजवादी के साथ हो? मैं ना ही समाजवादी के साथ हूँ ना MIM के खिलाफ हूँ। मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ हूँ। मैं अपनी पार्टी की तायद अभी भी करूँगा। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, चाहे मैं जमात में रहूँ या ना रहूँ। मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ क्योंकि उनके काम कोई भी ऐसे नहीं है जो हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए बने हो। मैं उनके खिलाफ हूँ।